पारंपरिक आधार के सूचकांक का अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तन। कई बार प्रश्न में पारंपरिक आधार के सूचकांक दिए जाते हैं लेकिन अचल आधार के सूचकांक की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सिचुएशन में पारंपरिक आधार के सूचकांक को अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तित किया जाता है। यदि पारंपरिक आधार के सूचकांक पर से अचल आधार के सूचकांक प्राप्त करने हों तो उस वर्ष के पारंपरिक आधार के सूचकांक को उसके गत वर्ष के अचल आधार के सूचकांक द्वारा गुणा करके प्राप्त गुणनफल को 100 से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसके सूत्र। चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बराबर चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक और बटे में 100। आइए इस सूत्र को थोड़ा सा समझ लेते हैं। चालू वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बराबर चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे में 100। यहाँ आप देख रहे हैं कि चालू वर्ष का पारंपरिक आधार का सूचकांक जो है उसको गुणा किया गया है चालू वर्ष के गत वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि सर हमारे पास अचल आधार का सूचकांक है ही नहीं तो हम सूत्र में कैसे लगा सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आंसर हमारा निकलते जाएगा उसी से हम लोग चालू वर्ष के पारंपरिक आधार के सूचकांक को चालू वर्ष के गत वर्ष के अचल आधार के सूचकांक के साथ गुणा करके 100 से भाग करके प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के परिवर्तन में प्रथम वर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है, उसे भी समझ लेते हैं। नियम। प्रश्न में आधार वर्ष का उल्लेख किया गया हो या ना किया गया हो, दोनों ही परिस्थितियों में प्रथम वर्ष का अचल आधार का सूचकांक प्रथम वर्ष के पारंपरिक सूचकांक जितना ही ले लिया जाता है। यहाँ बताया गया है कि जब प्रश्न में आधार वर्ष दिया गया हो या फिर ना दिया गया हो, दोनों ही परिस्थितियों में प्रथम वर्ष का अचल आधार का सूचकांक प्रथम वर्ष के पारंपरिक आधार के सूचकांक जितना ही होगा। अर्थात पहले वर्ष के पारंपरिक सूचकांक को पहले वर्ष का अचल आधार का सूचकांक माना जाएगा। इस रूल को एक एग्जाम्पल से बेटर समझते हैं। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। वर्ष 2010 से 2015 तक के किसी एक प्रकार के स्कूटर की बिक्री का पारंपरिक आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक निम्नानुसार हैं। यानी ये जो भी वर्ष दिए गए हैं 2010 से लेकर 2015 तक, उसमें पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक हमें ज्ञात हैं। उस पर से अचल आधार के सूचकांक की गणना कीजिए। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि पारंपरिक आधार का सूचकांक हमें दिया गया है और उस पर से अचल आधार के सूचकांक में इसका क्या करना है, परिवर्तन। तो जब कभी भी पारंपरिक आधार का सूचकांक दिया जाए और उसे अचल आधार के सूचकांक में परिवर्तित करना हो तो अचल आधार के सूचकांक का सूत्र लगाना पड़ता है। तो यहां सूत्र लगा देते हैं। चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक बराबर चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणे, आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे में 100।
चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक गुणे चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक बटे में 100। अब फटाफट इसके जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं यहां कॉलम में रख लेते हैं। तो सबसे पहला कॉलम है वर्ष का, जिसमें 2010 से लेकर 2015 तक की सूचना दी गई है। 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। बिक्री का जो सूचकांक है वह कौन सा सूचकांक है? तो वो पारंपरिक सूचकांक है। पारंपरिक सूचकांक, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया है कि कौन सा सूचकांक दिया गया है। पारंपरिक आधार द्वारा ज्ञात किए गए सूचकांक निम्नानुसार हैं। यानी पारंपरिक सूचकांक दिया गया है और उसे बदलना किसमें है? अचल आधार के सूचकांक में। इसीलिए हमने किसका सूत्र लगाया है? अचल आधार के सूचकांक का। तो यहां नेक्स्ट कॉलम है अचल आधार सूचकांक। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले बिक्री के सूचकांक लिख लेते हैं। तो यहां पर 110, 112, 109, 108, फिर 105, 111, ये हो गए पारंपरिक आधार के सूचकांक। अब पारंपरिक आधार के सूचकांक को किसमें चेंज करना है, किसमें परिवर्तित करना है? अचल आधार के सूचकांक में। तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, चालू वर्ष के अचल आधार का सूचकांक। यानी अगर मैं इसका निकाल रहा हूं तो ये क्या हुआ? चालू वर्ष। 2010 क्या हुआ? चालू वर्ष। तो अगर मैं इसका ज्ञात करने जा रहा हूं तो सूत्र में क्या है? चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक। तो पारंपरिक आधार के सूचकांक का टेबल कहां है? ये रहा। तो हमें क्या करना है? 2010 का ही पारंपरिक आधार का सूचकांक पहले लेना है, फिर चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक। यानी हमें ये चालू वर्ष है तो इसका गत वर्ष कौन सा हुआ? 2009। लेकिन क्या 2009 का अचल आधार का सूचकांक हमारे पास ज्ञात है? नहीं। जब 2009 के अचल आधार का सूचकांक हमारे पास ज्ञात नहीं है तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण नियम बताया था कि जब कभी भी आधार वर्ष का उल्लेख हो या ना हो, तो यहां पर आप देख रहे हैं कहीं पे भी आधार वर्ष का उल्लेख नहीं है। अगर होता फिर भी प्रथम वर्ष का अचल आधार का सूचकांक हमेशा प्रथम वर्ष के पारंपरिक आधार के सूचकांक जितना ही ले लिया जाता है। यानी पहले वाले वर्ष का अचल आधार का सूचकांक कितना हो जाएगा? 110। यानी पहले वाले वर्ष के अचल आधार के सूचकांक के लिए हमें किसी भी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है। जितना यहां रहता है वही यहां ले लिया जाता है। चाहे आधार वर्ष दिया गया हो या ना दिया गया हो, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही परिस्थितियों में जितना पारंपरिक आधार का सूचकांक प्रथम वर्ष में दिखाई देता है उसी को अचल आधार के सूचकांक के रूप में मान लिया जाता है। तो यानी पहले वर्ष में बिना किसी कैलकुलेशन का हम कितना लिख लेंगे? 110। जितना, अगर यहां 100 होता तो 100 ले लेते, 500 होता तो 500 ले लेते। लेकिन दूसरे वर्ष से पूरा कैलकुलेशन सूत्र के मुताबिक होगा। अब हम बात करते हैं 2011 के लिए अचल आधार का सूचकांक। तो चालू वर्ष भी क्या हुआ? 2011। तो चालू वर्ष के पारंपरिक आधार का सूचकांक कितना दिखाई दे रहा है? यानी 2011 के पारंपरिक आधार का सूचकांक कितना दिखाई दे रहा है? 112। तो हमें लिखना है 112, बीच में गुणे का साइन। चालू वर्ष के गत वर्ष का, चालू वर्ष कौन हुआ? 2011। लेकिन गत वर्ष कौन हुआ? पिछला वर्ष कौन हुआ? 2010। 2010 का अचल आधार का सूचकांक कितना था? तो 2010 में अचल आधार का सूचकांक ये रहा, दिखाई दे रहा है। जो आंसर आ रहा है वो 110 और अपॉन में कितना ले लेंगे? 100। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट,
फिर से चालू वर्ष के परंपरित आधार का सूचकांक, अब चालू वर्ष कौन है 2012, उसका परंपरित आधार का सूचकांक कितना दिखाई दे रहा है 109। उसको गुणा किससे करेंगे, जो इसका जवाब आएगा, यानी हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करते हुए चलना होगा। तो हम क्या करते हैं 112 गुणे 110 बटे में 100, तो कितना निकल गया 123.2। ठीक है, अब जो 123.2 निकला हुआ है इसकी रिक्वायरमेंट इधर है। क्यों? क्योंकि चालू वर्ष के गत वर्ष का, चालू वर्ष कौन हुआ 2012, गत वर्ष कौन हुआ 2011, 2011 का अचल आधार का सूचकांक, 2011 का अचल आधार का सूचकांक जो हमारा आंसर आ रहा है वो है। तो यानी हम कितना ले लेंगे 123.2 और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो इसमें अगर ऊपर एक में भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा टेबल गलत हो जाएगा, इसलिए ये वाला नियम हमें खास ध्यान में रखना है, क्योंकि जो जवाब होगा उसी के मुताबिक ही हमारा यहाँ पर आगे का टेबल मेंटेन होगा। तो हम क्या कर लेते हैं 109 गुणे 123.2 और भागे 100, तो यानी कितना मिल जाता है 134.28 के बाद में 8 है तो कितना ले लेंगे 29। राइट, फिर नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं 2013 के लिए अचल आधार का सूचकांक। तो चालू वर्ष के परंपरित आधार का सूचकांक, यानी 2013 चालू वर्ष है तो उसका परंपरित सूचकांक कितना है 108 और उसका गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक कितना है 134.29 और बटे में हमेशा के लिए कितना आएगा 100। इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं 108 गुणे 134.29 बटे में कितना 100, तो मिल जाता है 145.03। 2014 के लिए परंपरित सूचकांक कितना है, यानी चालू वर्ष का परंपरित सूचकांक 105। चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक कितना है 145.03 अपॉन में कितना 100। ये सवाल एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से इस सवाल को करना है। अगर ऊपर एक भी पॉइंट्स में गलत हो गया तो नीचे के पूरे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं अगर ये गलत तो यहाँ पे देखो 110 का यूज हुआ है तो ये भी गलत, अगर ये गलत तो यहाँ देखो 123.2 का यूज हुआ है तो ये भी गलत, ये गलत तो ये भी गलत, यानी आगे नीचे जितनी भी बार हम लोग जो भी श्रृंखला बनेगी पूरी गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 105 गुणे 145.03 भागे 100 152.28। फिर नेक्स्ट चालू वर्ष का परंपरित सूचकांक कितना है 111। चालू वर्ष के गत वर्ष का अचल आधार का सूचकांक कितना है 152.28 अपॉन में कितना 100, तो 111 गुणे 152.28 बटे में 100, तो मिल जाता है 169.03। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन हमने किस बात का किया है, जब कभी भी प्रश्न में परंपरित आधार के सूचकांक दे दिए जाएं और उस पर से हमें अचल आधार के सूचकांकों की गणना करनी हो तब। और एक बात खास ध्यान रखना है इसमें कि आधार वर्ष दिया जाए या ना दिया जाए, दोनों ही परिस्थितियों में प्रथम वर्ष का अचल आधार का सूचकांक प्रथम वर्ष के परंपरित आधार के सूचकांक जितना ही ले लिया जाता है, किसी भी कैलकुलेशन की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में रहता है तो उसे कमेंट करके मुझे पूछिए, तो मैं उसका निराकरण करूंगा, उसको अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।